Good morning, student. Today we will discuss concentration term. हम लोग का जो अगला concentration term है वह स्ट्रेंथ या concentration, ठीक है, स्ट्रेंथ या concentration, ठीक होता क्या है बेटा ये? It is defined as the amount of solute in gram present in 1 liter of the solution. Once again, I repeat it. It is defined as the amount of solute in a gram present in a 1 liter of the solution. यस से डिनोट करते हैं स्ट्रेंथ से. यस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा? लीटर में. इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर लीटर होगी, ठीक है. यानी अब देखिए यस इज इक्वल टू जो यहाँ W है W/VL यानी वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है. और मोलारिटी क्या होता है बेटा? तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? W अपान जो MO है ये मोलर मास है और इनटू VL जो है वो वॉल्यूम इन लीटर है, ठीक है. देखिए यहाँ पे W/VL के जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो M इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू यस अपान MO, जहाँ यस को स्ट्रेंथ बोलते हैं, यम को मोलारिटी बोलते हैं, हाँ, और यम नॉट को हम लोग बोलते हैं मोलर मास. तो इस तरीके से जो अगला कंसंट्रेशन टर्म है वह स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. कंफर्म? ओके. देखो अगला जो है वह आपका पार्ट्स पर मिलियन V/V, दैट मीन्स की वॉल्यूम बाई वॉल्यूम. इसमें तभी हम यूज़ करेंगे व्हेन सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटी. मतलब सॉल्यूट जो होता सॉल्वेंट की तुलना में बहुत ही कम, दैट मीन्स कि ppm यानी ppm V/V. इट मीन्स जो इसका मीनिंग कि सॉल्यूट पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहा है, मिलियन, ठीक है. इट इज़ डिफाइंड एज the volume of solute in ml present in a 10⁶ ml of a solution. ppm V/V, that means कि volume of solute upon volume of solution into 10⁶, ठीक है. इसकी कोई यूनिट होगी नहीं क्योंकि वॉल्यूम ऊपर भी है और वॉल्यूम नीचे भी है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. पार्ट्स पर मिलियन W/V, दैट मीन्स की मास बाई वॉल्यूम, ठीक है. इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 10⁶ ml ऑफ अ सॉल्यूशन. मिलियन का मतलब ही होता है 10⁶, यानी ppm W/V इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होता है? परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/W, यानी वह टर्म जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में पहला था परसेंटेज W/W, दैट मीन्स कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन अ 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है. यानी इट इज़ डिफाइंड एज the amount of solute in a gram present in a 100 gram of solution, ठीक है. यानी परसेंटेज वेट बाई वेट, दैट मीन्स की मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ओके. नोट पॉइंट यहाँ करेंगे कि जो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन है इसको मास फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. तो यहाँ मास फ्रैक्शन तो परसेंट W/W, दैट मीन्स कि मास फ्रैक्शन इनटू 100 भी लिखा जा सकता है. कंफर्म? यानी परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इनटू 100, ठीक है. एग्जाम्पल के रूप में यानी 12% W/W यूरिया सोल्यूशन, दैट मीन्स कि 12 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है. यानी अगर हम लोग 12 ग्राम यूरिया लेंगे तो 88 ग्राम जो होगा आपका सॉल्वेंट कोई वाटर भी होगा. कंफर्म? वंस अगेन आई रिपीट इट. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टर्म?
तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जिसमें मास आता है, जिसमें टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज W/W इजकल टू मास फ्रैक्शन इंटू 100, ठीक है। आगे देखेंगे मोल फ्रैक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मोल फ्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, इसका एक साइन बगल में लिखा हुआ है जिसको हम लोग जीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीटा बोलते हैं, ठीक। ये क्या होता है तो ध्यान ये देना है बेटा कि मोल फ्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है। मोल फ्रैक्शन की मीनिंग दैट मीन्स कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component to the total number of moles of all the component present in the solution। ये रेशियो होता है किसका भाई? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। यानी एक मोल किसी भी क्वांटिटी का, दो क्वांटिटी हो जिसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, जायज़ बात है मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमेशा दो क्वांटिटी हुई होंगी, दो क्वांटिटी से ऊपर हो सकती है लेकिन दो कम से कम दो, ठीक है। तो जिसका हमें निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे, फिर उसके डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे ऑल द कंपोनेंट। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में दो पार्ट होता है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालें तो यानी अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, चाहे सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो या अदर्स कंपाउंड हो, तो उसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वह ऊपर लिखेंगे और टोटल यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को नीचे लिखेंगे और ऐड कर देंगे। कंफर्म? इसी तरीके से अगला भी निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जो जिसको पूछ रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन यानी उसका नंबर ऑफ मोल्स कहाँ लिखना है? ऊपर की तरफ लिखना है, और नीचे उसको क्या लिखना है भाई? तो टोटल मोल्स, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, जिस साइन से हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं वो होता है आपका जीटा, ठीक। यहाँ एक बात है बेटा, ध्यान से देखेंगे कि जो तीन कॉलम बने हुए हैं, मास, मोल्स, मॉलिकुलर मास, इधर सॉल्वेंट ए, सॉल्यूट बी, एम ए यानी मास ऑफ सॉल्वेंट ए, यहाँ एम बी यानी मास ऑफ सॉल्यूट बी, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एम एम ए यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इधर एम एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी, तो यहाँ नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बटे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो यहाँ लिखा हुआ है जीटा बी इजकल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए लिख दिया तो समझ लीजिए कि ए किसके लिए है? तो सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। तो जीटा ए इजकल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन ए बी। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह नोट पॉइंट में यह पहली मतलब दैट मीन्स कि यह यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 1। चाहे वो आपके उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो या फिर 4 कंपोनेंट हो या 4 से भी अधिक हो, उनका सबका मोल फ्रैक्शन का अगर सम करते हैं तो एक ही होगा, चाहे वो क्वांटिटी कितनी भी हो। हम आपको नीचे 2 क्वांटिटीज़ लेकर यानी 2 कंपोनेंट लेकर ए एंड बी लिखकर मैंने बताया है कि देखिए यहाँ पे कि एन ए यानी जीटा ए प्लस जीटा बी इजकल टू दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए हैं, यानी मोल फ्रैक्शन निकाले हुए और दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी जीटा ए प्लस जीटा बी इजकल टू कितना हो जाएगा? 1।
यानी जीटा ए इजकल टू जीटा ए की मीनिंग क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जीटा बी की क्या मीनिंग है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यानी एक में से दूसरे लोग घटा देंगे तो हमको दूसरा वाला क्वांटिटी यानी दूसरे वाले क्वांटिटी का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। कंफर्म, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। थर्ड पॉइंट है रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स इज इक्वल्स टू देयर मोल रेशियो। रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट इज इक्वल्स टू देयर मोल रेशियो। रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन का मतलब जीटा बी अपॉन जीटा ए, ठीक है, इजकल टू जीटा बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाले हैं अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट मीन्स कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दोनों को निकालेंगे तो उसके मोल के रेशियो के ही इक्वल होगा, यानी जीटा बी अपॉन जीटा ए इजकल टू एन बी अपॉन एन ए। एन ए क्या भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स है किसका, तो आपके सॉल्यूट का। एन ए क्या भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स है किसका, तो सॉल्वेंट का है, ठीक है। जो अगला पॉइंट है वो है आपका मोलालिटी। क्या भाई, मोलालिटी, ध्यान से देखना बेटा। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और मोलारिटी, ये तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो आगे भी डिस्कस किए जाएंगे। इसी पर हम लोग पढ़ने वाले वांट ऑफ फैक्टर्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में, इसको बिना पढ़े नहीं पढ़ा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इन सारे टर्म को, कंसंट्रेशन टर्म को लगभग नियर अबाउट सभी कंसंट्रेशन टर्म आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो मोलालिटी क्या होती है भाई, इट इज़ डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल m। जिस तरीके से हम लोग मोलारिटी की बात कर रहे थे, तो मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्हें किसमें था, सॉल्यूशन में। बस यहाँ जो सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन के जगह पे क्या यूज़ किया गया है, सॉल्वेंट यूज़ किया गया है। यानी इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल यम। यानी मोलालिटी स्मॉल यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लिखेंगे नंबर्स ऑफ यानी नंबर ऑफ kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, इसकी यूनिट मोलर पर kg होगी, ठीक। लेट WA, दैट मीन्स कि WA यानी सॉल्वेंट का जो मास है WA, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऑफ अ मॉलिकुलर मास MA बी प्रेजेंट इन अ WB ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोलालिटी कितना हो जाएगी, WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोलालिटी भी कंप्लीट हुआ। मोलालिटी के ध्यान से एक बार देखिएगा क्या होता है, क्या है भाई, तो मोलालिटी जो होता है ये डिफाइन होता है एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफर्म। जो अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है वो है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे तो उधर भी हम लोग बात किए थे, लेकिन वो कौन से टर्म थे भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें आपका वॉल्यूम आया था। इसमें ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि यानी पार्ट्स पर मिलियन W/W, दैट मीन्स कि इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶। 10⁶ का मतलब मिलियन, ठीक है। और तभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे जब आपका सॉल्यूट जो होगा ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ppm W/W, दैट मीन्स कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। कंफर्म। तो इस तरीके से
हम लोग पूरे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म थे इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। दो तरह के कंसंट्रेशन टर्म थे, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो आज हम लोग पढ़े उसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आपका परसेंटेज W/W था, ठीक है। परसेंटेज W/W के बाद मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन के बाद आपका मोलालिटी था, और मोलालिटी के बाद क्या था, पार्ट्स पर मिलियन W/W। इस तरीके से ये सारे कंसंट्रेशन टर्म आपको कंफर्म होने चाहिए, तभी आपको न्यूमेरिकल्स इसके लगेंगे भी। अगर नहीं होगा तो फिर बहुत सारी समस्या आएंगी बेटा, तो इसको आप लोग तैयार कीजिए, ठीक है।